Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning classes. Class 7th, subject General Science, Chapter 4 Transmission of Heat, Part 3 Reading and Explanation. I'm your teacher Asma Gul. Students, take out page 108 of your book, hold your pencils in your hand and write down the meaning of difficult words. फ्लो ऑफ हीट इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में हीट कैसे फ़्लो करती है. Until now we have studied that heat flows from hot to cold bodies by three methods: conduction, convection and radiation. अब तक हमने पढ़ा कि हॉट से कोल्ड बॉडीज़ में जो हीट है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की मेथड से फ़्लो करती है. वी हैव ऑल्सो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट दीज मेथड्स, हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए ताकि हम इन तीनों मेथड्स को समझ सकें. Now we will study how these modes of flow of heat occur in nature and affect the environment. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये मेथड्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को कैसे असरअंदाज करते हैं. लेट अस बिगिन विद कंडक्शन. स्टार्ट लेते हैं कंडक्शन से. कंडक्शन इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में कंडक्शन कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडक्शन क्या थी. कंडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ हीट अकर्स ओनली बट द ऑब्जेक्ट और द मटीरियल पार्टिकल इट कांट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. यानी थर्मल जो एनर्जी है वो पास होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट, वो मटीरियल जो है वो ख़ुद मूव नहीं करता, वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते. कंडक्शन कैन बी डेंजरस फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ सॉलिड्स. कंडक्शन का प्रोसेस उन बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए जो कि सॉलिड से बने हैं बहुत ख़तरनाक हो सकता है. द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज़ हाउ. थर्मल एक्सपेंशन, यानी हीट की वजह से सॉलिड्स का फैलना. नॉट ओनली डू सॉलिड्स कंडक्ट हीट बट ऑल्सो एक्सपैंड ड्यू टू राइज इन देयर थर्मल एनर्जी. सॉलिड सिर्फ हीट ही पास नहीं करते बल्कि इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से ये फैलते भी हैं. टू अवॉइड क्रैकिंग ड्यू टू एक्सपेंशन, एम्प्टी स्पेसेस आर लेफ्ट बिटवीन स्लैब्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स सच एज कंक्रीट, एसफॉल्ट एट्सेट्रा. इन थर्मल एनर्जी के बढ़ने की वजह से सॉलिड्स में क्रैक्स पड़ सकते हैं. इसलिए इन क्रैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं कि जो बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसे कि कंक्रीट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कंक्रीट हो गया, बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं, एसफॉल्ट हो गया, इनके बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ी जाती है. आप देख सकते हैं ये कंक्रीट है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इन पत्थरों के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है ताकि अगर ये एक्सपेंड हो तो ये इनमें क्रैक्स ना आए. The same precautions is taken during building bridges and railway tracks. ब्रिजेस, पुल और रेलवे ट्रैक्स, रेल की पटरियों को बनाने के लिए भी एहतियाती तदाबीर ली जाती हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेल की पटरी दिखाई गई है, रेलवे ट्रैक दिखाया गया है जिसमें गैप्स छोड़े गए हैं इन सॉलिड्स, ठीक है, ये जो मेटल्स बने हुए सॉलिड्स हैं इनके बीच में स्पेस छोड़ा गया है ताकि अगर ये एक्सपेंड हो तो ये टूटे ना. नीड टू नो. Solids expand on heating because the thermal energy of the atoms increases and they vibrate more vigorously. सॉलिड्स हीट मिलने पर एक्सपेंड होते हैं क्योंकि उनके जो एटम्स हैं उनको थर्मल एनर्जी जब मिलती है, ठीक है, तो वो उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है हीट के मिलने पर और वो अपनी जगह पर रहकर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. This vibration overcomes the attractive forces between atoms and hence they are pulled apart at longer distance than before. ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है इसमें इन एटम्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो प्रेजेंट थी जिसकी वजह से वो नज़दीक थे, वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को वो कम कर देते हैं और ये दूर खिंच जाते हैं और इनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है. Convection in the environment. Convection is a part of many natural processes. Convection बहुत से कुदरती processes का एक part है. Some of these are described below. Land breeze and sea breeze.
यानी ज़मीनी हवाएं और समुद्री हवाएं। Convection in the atmosphere plays an important role in determining climate patterns and daily weather variation. हमारे एटमॉस्फेयर में जो कन्वेक्शन होती है वो हमारे पास एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। किस चीज़ में? हमारी जो फ़िज़ा है इसके पैटर्न्स, इसके नक्शे मालूम करने में, हमारी जो आम मौसम है उसमें तब्दीलियाँ आने में ये हमारी बहुत हेल्प करती है कन्वेक्शन। An example of this is the blowing of land breeze and sea breeze in coastal areas. इसके एक एग्जाम्पल हमारे पास है। हमारे पास जो साहिली इलाके हैं उसमें जो ज़मीनी और समुद्री हवाएं हैं वो जब चलती हैं तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कन्वेक्शन की। During daytime, coastal land heats the air more than the sea. दिन के टाइम पर जो समुद्री ज़मीन है, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ है उसके नज़दीक जो ज़मीन है वो सी के लिहाज से, समंदर के लिहाज से जल्दी गर्म होती है। दिस हॉट एयर राइजेज ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी एंड डेंसर कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। जब यहाँ की ज़मीन गर्म होती है तो इसमें जो हवाएं हैं वो भी गर्म होगी और वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। अब इसके बरक्स जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो जल्दी से आकर इन गर्म हवाएं जो ऊपर उड़ गई हैं इनकी जगह ले लेगी। विंड ब्लोज टूवर्ड्स लैंड ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट। ये जो हवाएं हैं ये ज़मीन की तरफ चली जाती हैं समंदर से इस कन्वेक्शन करंट की वजह से। दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। इसे सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट द लैंड कूल्स द एयर मोर क्विकली देन द सी। अब रात के टाइम पर जो ज़मीन है वो हवा को जल्दी ठंडी करती है एज़ कम्पेयर टू द सी। हॉट एयर अबव द सरफेस ऑफ द सी राइजेस। समंदर में जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवाएं हैं वो ज़मीन से समंदर की तरफ जाती हैं ताकि उसकी जगह ले लें। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। Students, now take out page 109. Here you can see a diagram for land breeze and sea breeze. Here you can see at the daytime the air at the land become warmer and it rises. ये जो है यहाँ पर जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और जो समंदर के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर आकर इनकी जगह ले लेती है। इस तरह एक कन्वेक्शन करंट बनता है। अब रात के टाइम पे क्या होता है? एट नाइट जो गर्म हवाएं हैं एट द सी वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड टेक्स इट्स प्लेस। ये ठंडी हवाएं जो हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो आके इनकी जगह ले लेंगी। इस तरह यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगा। नेक्स्ट इज विंड। The same principle applies in the blowing of wind. यही तरीका जो है विंड हवाओं के चलने पर भी अप्लाई होता है। डिफरेंट एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड एट डिफरेंट रेट्स। ज़मीन पर, हमारी अर्थ पर मुख्तलिफ जगह जो है वो गर्म होती हैं एट डिफरेंट रेट। उनकी रेट जो है उनका कह लें कि टेम्परेचर जो है कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम। Hot air from an area rises and cold air from other areas rushes in to take its place. गर्म हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती है किसी भी एरिया में और ठंडी हवा जो है उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है उस एरिया पर। Thus a convection current is set up and this is how wind blows. इस तरह एक कन्वेक्शन करंट बनता है और हवाएं इस तरह चलती है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं और जो ठंडी हवाएं हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ आएगी और इन गर्म हवाओं की जगह ले लेगी। इस तरह एक कन्वेक्शन करंट सर्कल फॉर्म में बनेगा हमारे पास। ग्लाइडिंग ऑफ बर्ड्स। द वे बर्ड्स यूज कन्वेक्शन टू ग्लाइड। ग्लाइड का क्या मतलब है? रिमेन इन एयर विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, यानी हवा में बग़ैर कोई ताकत इस्तेमाल किए हुए रहना। इन द स्काई इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमेना।
कह रहे हैं कि जो परिंदे होते हैं ये आसमान में कन्वेक्शन के प्रोसेस से ग्लाइड करते हैं और ये हमारे नेचर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ वार्म्स अप अनइक्वली बाय सोलर रेडिएशन। अर्थ की जो सरफेस है, हमारी ज़मीन की सरफेस है, वो सोलर रेडिएशन की वजह से अनइक्वली गर्म होती है, यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और कहीं पर कम गर्म होती है। दिस अनइक्वल हीटिंग लीड्स टू वार्मिंग ऑफ एयर एट सम प्लेसेस। ये जो अनइक्वल हीटिंग हमारी अर्थ को मिल रही है, ये कुछ जगह पर हवा को बहुत गर्म कर देती है। दिस वार्म एयर राइजेज ड्यू टू कन्वेक्शन। और ये गर्म हवा फिर कन्वेक्शन की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाती है। कोल्ड एयर टेक्स इट्स प्लेस एंड हेंस अ कन्वेक्शन करंट इज सेट अप। ठंडी हवाएं इसकी जगह ले लेती है और इस तरह हमारे पास एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है। दिस कन्वेक्शन करंट हैज़ अ स्पेशल नेम कॉल्ड थर्मल। और इस कन्वेक्शन करंट को हम थर्मल का एक स्पेशल नेम दे देते हैं। बर्ड्स स्प्रेड देयर विंग्स एंड यूज दीज थर्मल्स टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप। बर्ड्स जो होते हैं ये इस थर्मल में, इस कन्वेक्शन करंट में अपनी विंग्स फैला देते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक ईगल आपको दिखाया गया है कि कैसे उसने अपनी विंग्स फैला दिए हैं इस थर्मल में और ऊपर की तरफ उठ गया है, ऊपर की तरफ उड़ गया है। दैट इज़ हाउ दे ग्लाइड इन एयर फॉर आवर्स। इस तरह ये हवा में घंटों तक ग्लाइड करते हैं, बग़ैर कोई ताकत इस्तेमाल किए हुए उड़ते रहते हैं। ओशन करंट्स यानी समंदरी लहरें जो कि एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करती हैं। जस्ट एज कन्वेक्शन फॉर्म्स थर्मल्स इन एयर, इट फॉर्म्स ओशन करंट्स अंडर वाटर। जिस तरह कन्वेक्शन एयर में थर्मल्स बनाती है, इसी तरह वो वाटर के अंदर ओशन करंट्स बनाती है। ओशन करंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड्स। ओशन करंट लिक्विड में कन्वेक्शन करंट की एग्जाम्पल है। विंड्स ब्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन डिस्प्लेस द सरफेस वाटर। वो हवाएं जो समंदर की सतह पर उड़ती हैं वो उसके सरफेस वाटर को की जगह लेती हैं। इन सम प्लेसेस अंडर द सरफेस ऑफ द ओशन द वाटर इज़ वार्म। कुछ जगहों पर जहाँ पर वो ओशन के नीचे जो पानी है वो गर्म होता है, उसकी सतह के नीचे जो पानी है वो गर्म होता है। वार्म वाटर अंडर द सरफेस वाटर राइजेस एंड कोल्ड वाटर रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। समंदर की सतह पर जो पानी है, ठीक है, वहाँ पर वो पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है और ठंडा पानी आ जाता है उसकी जगह लेने के लिए। दिस इज़ हाउ कन्वेक्शन फॉर्म करंट्स ऑफ वाटर इन द ओशन। इस तरह कन्वेक्शन जो है वो समंदर में पानी की करंट्स बनाता है। एन एग्जाम्पल इज़ द गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक नॉर्वे करंट। ये इसकी एग्जाम्पल है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ अटलांटिक शुमाल की तरफ से अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होता है एंड मूव्स थ्रू द आर्कटिक ओशन ऑल द वे टू नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होता है और आर्कटिक ओशन से होते हुए पहुंचता है पैसिफिक ओशन में। टिडबिट है हमारे पास। ग्लाइडर पायलट्स ऑल्सो यूज द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन इन द सेम मैनर एज डू बर्ड्स। ग्लाइडर पायलट्स जो होते हैं, जो हवा में ग्लाइड करते हैं, आपको यहाँ डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, वो भी कन्वेक्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह ग्लाइड करते हैं जिस तरह के परिंदे ग्लाइड करते हैं। नाउ टेक आउट पेज 110। यहाँ पर आपको डायग्राम में ओशन करंट्स दिखाए गए हैं। रेड कलर में आपको वार्म वाटर दिखाया है एंड ब्लू कलर में कोल्ड वाटर है। आप तक देख सकते हैं कि जो वार्म वाटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है, उसकी जगह ले रहा है, ठीक है। और इस तरह आपके पास करंट्स बन रहे हैं, ओशन करंट्स बन रहे हैं। एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन द सन। सन में कैसे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है? गैसेस इन द कन्वेक्शन जोन नियर द कोर ऑफ द सन गेट एक्सट्रीमली हॉट एंड राइज टू द सरफेस। कह रहे हैं कि जो कन्वेक्शन जोन है उस कोर के नज़दीक, यानी सन का जो कोर है, उसका जो मरकज़ है, उसके करीब जो है आपके पास कन्वेक्शन जोन प्रेजेंट है। यहाँ पर गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। Gases farther from the core are not as hot, so they rush inward to replace the hotter gases. अब इसके बरक्स जो गैसेस को कोर से दूर है
बहुत ज़्यादा दूर हैं वो इतनी गर्म नहीं होती। तो जब यहाँ की जो गर्म गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो जो दूर से ठंडी गैसेस हैं वो इसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाती हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोर दिखाया गया है, कन्वेक्शन जोन है, रेडिएशन जोन है, इसके लेयर्स दिखाई हैं आपको, फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है, और जो यहाँ पर कलर्ड सर्कल बन रहा है दैट इज़ कोरोना। कन्वेक्शन इन द सन, ये आपको सन के बारे में बताया गया है। रेडिएशन इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में रेडिएशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट इन नेचर एज आर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जिस तरह कंडक्शन और कन्वेक्शन इम्पॉर्टेंट है हमारे नेचर में, इसी तरह रेडिएशन भी हमारे इन्वायरमेंट, हमारे जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है। सम नेचुरल फिनोमिना इन विच रेडिएशन प्लेज इट्स पार्ट आर एज फॉलोज। Solar energy. Life on Earth is possible because of solar energy in the form of heat. अर्थ पर अगर ज़िंदगी पॉसिबल है तो वो इसलिए है क्योंकि हमें सन से सोलर एनर्जी हीट की फॉर्म में मिल रही है। दिस सोलर एनर्जी इज़ डिलीवर्ड टू आवर प्लैनेट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ये सोलर एनर्जी हमारे प्लैनेट अर्थ तक रेडिएशन के प्रोसेस से पहुंचती है। एज स्टेटेड अर्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन कैरी नॉट ओनली लाइट बट ऑल्सो हीट थ्रू वैक्यूम। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लाइट ही नहीं बल्कि हीट भी हमारे पास लेकर आती हैं थ्रू वैक्यूम। विदाउट रेडिएशन अर्थ वुड बी सब्जेक्टेड टू एन एटर्नल विंटर एंड लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर रेडिएशन का प्रोसेस ना हो तो हमारी अर्थ पर ना ख़त्म होने वाला विंटर सीज़न आ जाएगा, हमेशा सर्दी का मौसम रहेगा और लाइफ इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। डायग्राम में आपके पास सोलर एनर्जी कंजम्पशन बताया है कि कैसे सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है। सबसे पहले यू नो दैट के सनलाइट प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। सनलाइट को ये कंज्यूम करते हैं और रिलीज़ करते हैं हीट और एनर्जी। ये प्लांट्स खाते हैं हर्बीवोर्स प्लांट्स पर फीड करते हैं तो हर्बीवोर्स भी रिलीज़ करेंगे एनर्जी। नाउ हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? वो एनिमल्स दैट फीड ऑन द मीट। सो कार्निवोर्स विल ईट द हर्बीवोर्स एंड रिलीज द हीट। नाउ व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स डाई, जब ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं, ठीक है, तो इन पर फीड करते हैं डिकम्पोज इनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और रिलीज करते हैं हीट और एनर्जी इन द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज 111, एनिमल्स विथ थर्मल विजन। एनिमल्स जिनके पास थर्मल विजन मौजूद हैं जो कि रेडिएशन को देख सकते हैं। Some animals such as boas, python, pit viper, piranhas and goldfish have evolved thermal vision. कुछ एनिमल्स जैसे कि बोआस, पाइथन, पिट वाइपर, ये स्नेक्स, ठीक है, डिफरेंट स्नेक्स हैं। पिरानास, शिकारी मछली जो कि डिफरेंट एनिमल्स को खाती है। एंड गोल्ड फिश, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, गोल्ड फिश दिखाई गई है। हैव इवॉल्व थर्मल विजन, इनमें थर्मल विजन नशोनुमा पा चुकी है, इनमें थर्मल विजन मौजूद है, ये रेडिएशंस को देख सकते हैं। इट मीन्स दैट दे कैन सी इन पिच डार्क एज वेल, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी देख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज रेडिएशंस फ्रॉम हॉट बॉडीज़ दैट डिलीवर हीट टू अस आर विजिबल टू देम। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है, ठीक है, जो हीट डिलीवर होती है वो इनको नज़र आती है। हाइकर्स बीवेयर, thermal radiation is evolved in numerous medical cases of a dead rattlesnake striking a hand reaching towards it. बहुत ज़्यादा मेडिकल केसेस में हमारे पास जो डेड रेटल स्नेक है इसकी तरफ अगर कोई हाथ बढ़ा रहा हो तो थर्मल रेडिएशन को ये महसूस कर सकते हैं और इस पर स्ट्राइक कर सकते हैं, इसको उस हाथ पर वार कर सकते हैं। Pits between each eye and nostrils of a rattlesnake serve as a sensors of थर्मल रेडिएशन। रेटल स्नेक के आइज़ और नोस्ट्रल्स, ठीक है, इसके बीच में पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थर्मल रेडिएशन के लिए सेंसर्स के तौर पर काम करती हैं, उसको वो महसूस कर सकते हैं।
The thermal radiation from a reaching hand can cause the same reflex action even if the snake has been dead for as long as 30 minutes. अगर अगर ये स्नेक मरा हो, ठीक है, डेड हो चुका हो, तो इसकी जो रेडिएशन के महसूस करने की ताकत है वो तब भी जारी रहती है अगर इसको मरे हुए 30 मिनट्स हो चुके हों। यानी तब भी अगर इसकी तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो एज अ एक्शन इसके ख़िलाफ़ जो है, इसके ख़िलाफ़ ये रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होगा और ये उस पर अटैक कर सकता है, वार कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज द स्नेक्स नर्वस सिस्टम कंटिन्यूज़ टू फंक्शन। ये इसलिए है क्योंकि स्नेक का जो नर्वस सिस्टम है वो अभी भी काम कर सकता है। Okay students, this is the end of part 3. We will continue this chapter in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.